हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, बट है वो रिलेटेड स्टॉक मार्केट से ही। बट मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज, जिससे आप खुद पता लगा सकते हो कि कौन से सेक्टर या फिर कौन से स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, उन्होंने क्यों पिछले कुछ ईयर्स में अच्छा परफॉर्म किया और आगे जाके क्यों अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, उनमें क्या ऐसी खास बातें हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा आज हाउ टू मेक एंटी फ्रेजाइल पोर्टफोलियो। एंटी फ्रेजाइल के बारे में आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो प्लीज पूरा देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। क्योंकि आज तक मुझे जो पता है कि आज तक यूट्यूब में उन्होंने किसी ने ऐसा इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया होगा और इस तरीके से नहीं बताया होगा कि किस तरीके से आप सेक्टर्स चूज कर सकते हो, किस तरीके से आप स्टॉक्स चूज कर सकते हो। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल पे अगर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मुझे एंटी फ्रेजाइल का आइडिया आया कहाँ से। आइडिया मैंने मेरा खुद का नहीं है, ये मिस्टर नसीम निकोलस तालेब जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े ऑथर हैं। आपने नाम अगर नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए इनके बारे में। बहुत बड़े राइटर हैं। एंटी फ्रेजिलिटी इनकी बुक का नाम है, एंटी फ्रेजाइल। अब एंटी फ्रेजाइल इन्होंने, पहले बता दूं कि नसीम निकोलस तालेब ने बहुत सारी अच्छी बुक्स लिखी है, जैसे रैंडमनेस, फूल्ड बाय रैंडमनेस, एक बुक बहुत अच्छी बुक है उनकी। तो बहुत सारे ऐसी बुक्स हैं। उसके बाद ब्लैक स्वान एक किताब है उनकी, उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, बहुत वर्ल्ड फेमस है। तो आप इनके बारे में पढ़िए, इनके बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ ये मुझे आइडिया आया कहाँ से। अब एंटी फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है। एंटी फ्रेजाइल मतलब होता है विच रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी एंड शॉक्स। आप अगर कोई भी चीज आपके पास समझ लीजिए फ्रेजाइल चीज है। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, इजीली कोई चीज टूट जाती है। और उसका उल्टा क्या होता है, एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल मतलब इतने आसानी से वो नहीं टूटती है, या फिर वो इतने जल्दी उसमें डैमेज नहीं होता है। जैसे आप कोई, आपके पास अगर कोई कांच का सामान है तो वो बहुत इजीली टूट जाता है। तो आप अगर कोई कांच का सामान कहीं कुरियर करते हो या फिर कहीं लेके जाते हो, तो उसमें आप क्या लिखते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि इट इज एन एंटी फ्रेजाइल आइटम, इट इज अ फ्रेजाइल आइटम, प्लीज हैंडल विथ केयर। अब आप इसमें एंटी फ्रेजाइल कौन से आप चीजें होती है, जैसे आप कोई आयरन की चीज है, लोहे की चीज है, या फिर कोई सख्त चीज है जो इजीली टूट नहीं सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी फ्रेजाइल, जो इजीली टूटती नहीं है और उसमें इतनी जल्दी कोई डैमेज नहीं आता है। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया एंटी फ्रेजाइल का मीनिंग और इसका कॉन्टेक्स्ट बता दिया आपको सिंपल भाषा में। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग की दुनिया में एंटी फ्रेजाइल का कैसे इसका तात्पर्य है, फिर कैसे इसका सिग्निफिकेंस है। Anti-fragile could be interpreted as the ability of companies to not only withstand the uncertain and unpredictable events। मतलब कोई ऐसी कंपनी जो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, जैसे कोविड का, जैसे कोरोना, ये किसी को, कोई भी कंपनी को दुनिया में नहीं पता था कि ऐसा एक पैंडेमिक पूरे दुनिया में फैल जाएगा और हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, फिर उनके बिजनेस में डेंट पड़ेगा। बट ऐसी कंपनीज जो ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में भी बेनिफिट करती है और उसमें से स्ट्रांग निकल कर आती है, मतलब एकदम, मतलब उनमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है। वो एकदम जिस तरीके से उस प्रॉब्लम के अंदर फंसे थे, वहां से वो उभर कर आते हैं बाहर। तो ऐसी कंपनी स्ट्रांग कंपनीज होती है और ऐसे कंपनीज आपको पहचानना जरूरी है। और मैं आपको बताऊंगा कि आज के वीडियो में किस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के आप इस एंटी फ्रेजाइल पोर्टफोलियो, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि वो कंपनीज की क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके क्या क्या पहचानने के होते हैं, कि आप किस तरीके से इन कंपनीज को पहचान सकते हो। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं और आपको मैं और कुछ एग्जांपल्स दूंगा और एंटी फ्रेजाइल के कुछ चीजें बताऊंगा किस तरीके से आप इनमें इनको फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, एंटी फ्रेजिलिटी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन फ्रेजिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फ्रेजिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कोई एक कंपनी है, उसमें फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके, वो कंपनी कुछ चीजें चलती है, जैसे उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, उसके सप्लायर्स हो गए और उसके कस्टमर्स हो गए। ठीक है, ये तीन चीजों से एक कस्टमर, मोटा मोटा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है और, बट मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। अब उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, अब ये तीनों से कंपनी बढ़िया चल रही है। अब समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर की कोई यहाँ दिक्कत आ गई, या सप्लायर आपका सब सामान जो है समय पे पहुंचा नहीं पा रहा है। तो अगर सप्लायर सामान पहुंचा नहीं पा रहा है तो वो कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा,
या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी में चीज मतलब जो मैन्युफैक्चर करता है वो अपने सप्लायर के पास सामान बराबर टाइम पे नहीं पहुंचा पा रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक पूरे कंपनी में डिसरप्शन आ जाएगा, कंपनी में दिक्कत आ जाएगी, कंपनी का जो एक चेन ऑफ ऑपरेशन होता है, अब एक स्मूथ तरीके से जो काम करती है वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें एक चीज जो है वो खत्म हो गई या फिर वहां पे दिक्कत आ गई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब इनके पार्ट्स होते हैं बिजनेस को चलाने वाले। अब आपको मैं एक इस कोविड के वजह से कहाँ पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा उसका एग्जांपल बताऊंगा। जैसे एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कौन आता है, होटल्स आते हैं। अब होटल्स के साथ क्या हुआ कि अब इस कोविड की वजह से सारा सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, सब इधर लोग जा नहीं पा रहे थे, तो होटल्स में बुकिंग्स नहीं होगी। अब होटल में क्या होता है, होटल में आप जाके तो बुकिंग करते नहीं हो फिजिकली, बहुत कम जगहों पे होता है आजकल, तो आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है। तो इसके इनके एग्रीगेटर्स होते हैं, मतलब इनको जो अपना ऑर्डर ला के देते हैं या फिर जहां से आप ऑर्डर बुक करते हो उनको हम एग्रीगेटर बोलते हैं। जैसे ओयो रूम्स हो गया, उसके बाद फैब होटल्स हो गया, उसके बाद विस्टा होटल्स करके एक चेन का नाम है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो अपना ये बिजनेस होटल के थ्रू चलाते हैं। तो मेन यहाँ से आप होटल्स बुक करते हो ओयो से और आप होटल में जाकर रहते हो, तो इनको धंधा होटल से मिल जाता है, होटल से इनको कुछ एक रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि उनको इन लोगों ने कस्टमर ला के दिए। अब क्या हुआ कि ये कोविड की वजह से धंधा तो बंद था इनका, क्योंकि होटल से बुकिंग नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इन्होंने ही, कुछ ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने इनके कुछ होटल्स के साथ अपने टाई-अप्स खत्म कर दिए, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खत्म कर दिए। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से किसकी प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गए तो आगे जाके जब इकोनॉमी या फिर सब कुछ आगे जाके नॉर्मल होंगे धीरे धीरे, तो उसमें इनको बड़ी दिक्कत होगी। ये जो फैब होटल्स, विस्टा होटल्स जैसे दूसरे एग्रीगेटर्स हैं मार्केट में, तो उनको दिक्कत हुई क्योंकि उनके होटल के टाई-अप्स खत्म हो चुके, उनको नए से शुरुआत करनी पड़ेगी या फिर नए डील्स करने पड़ेंगे दूसरे होटल के साथ, उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। बट इन द मीन टाइम उस समय में जब चीजें सुधरेगी तो वहां पे हो सकता है कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाए जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, क्योंकि ये जो होटल चेन्स होता है, ये जो एग्रीगेटर्स होते हैं, इनके पास अच्छा खासा प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का बड़ा बड़ा पैसा आता है, तो वहां से ये बिजनेस फंडिंग के थ्रू चलाते हैं। अब इनके पास अगर बाद में फंडिंग नहीं आई या फिर उनके कोई कॉम्पिटिटर आ गया जो जो जहां से उसको फंडिंग अच्छी मिल गई, तो वो इस बिजनेस इनके मार्केट को कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में कि इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए और इनका जो होटल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट था, एक एग्रीगेटर जो कॉन्स्टिट्यूएंट था, वहां पे प्रॉब्लम आ गई, तो होटल्स में भी बिजनेस की आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक मैंने आपको नेगेटिव बताया जहां पे कोविड की वजह से ये जो बिजनेस था ये फ्रेजाइल था, मतलब ये आसानी से टूट गया, मतलब यहाँ पे कुछ डिस्ट्रप्शन आया और ये टूट गया, एंटी फ्रेजाइल नहीं था। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल एंटी फ्रेजाइल का। एंटी फ्रेजाइल के एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं आपको तो वो है एशियन पेंट का। एशियन पेंट का आपने कुछ दिनों पहले अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, फिर मीडिया में कुछ खबरें पड़ी होगी। एशियन पेंट ने क्या किया, वो इट इज द लीडर इन पेंट बिजनेस, ठीक है, आपको पता है कि एशियन पेंट का ही पेंट सबसे ज्यादा बिकता है आज की डेट में। तो एशियन पेंट ने क्या किया, एशियन पेंट ड्यू टू दिस कोविड क्या हुआ, उनके उनके देखिए पूरे इंडिया में करीब करीब 80,000 डीलर्स हैं। अब उन 80,000 डीलर्स के तो दुकान बंद थे, अब वो क्या करेंगे, पेंट कहाँ से बेचेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एशियन पेंट ने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंडिया में अपने कैश रिजर्व में से, अपने खुद के पैसे में से इनको पैसा उधार उधार इन द सेंस इनको डिस्ट्रीब्यूट किया पैसा। करीब करीब मुझे जो फिगर याद है वो 600 करोड़ कुछ, मुझे फिगर याद है कि 600 करोड़ का पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री में, मतलब तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें क्या हुआ, इसमें एशियन पेंट ने अपने मुश्किल समय में भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का हाथ पकड़ा, उनको बोला कि नहीं, तुम अगर जब बिजनेस खुलेंगे या फिर जब अनलॉक होगा धीरे धीरे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो एशियन पेंट ने अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डीलर्स है, पेंटर्स है, सबको उन्होंने अपने साथ बांध के रखा और उनको एक सपोर्ट दिया कि मुश्किल समय में भी जहां पे आप कोई भी दिक्कत आएगी तो आप इस पैसे से अपना जो भी है आप कर सकते हो, बाद में जब इंडस्ट्री खुले या फिर जब अनलॉक होगा तब कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जब दुकान खुली सबसे पहले किसका पेंट बिका, सबसे पहले एशियन पेंट का पेंट बिकेगा। ये नहीं क्योंकि उसने 600 करोड़ या फिर अपने डीलर को पैसे दिए, इसलिए बिकेगा क्योंकि उनका जो मुश्किल समय में भी उनका बिजनेस को हाथ थामे रखा एशियन पेंट ने। ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि एशियन पेंट ने ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि एशियन पेंट एक फ्रेजाइल बिजनेस नहीं है, वो एक एंटी फ्रेजाइल बिजनेस है। एशियन पेंट ने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर के मुश्किल समय में अगर उन्होंने किसी ने साथ दिया तो वो एशियन पेंट था। तो
तो जितने भी डीलर्स हैं जिनके है उन सबसे ज्यादा अभी पेंट किसके बिकेंगे, एशियन पेंट के बिकेंगे। तो एशियन पेंट ने अपने एक स्ट्रैटेजी सोची कि भाई अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डीलर्स, उनको मैं साथ दूंगा। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कि कोई भी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्योंकि एशियन पेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका डीलर है, उसके पेंटर्स है जो इस पूरे एशियन पेंट के बिजनेस को चला रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो अगर इतने बड़े डीलरशिप को उसने संभाल के रखा, क्योंकि एशियन पेंट को पता है कि अगर आज मैं अपने डीलर को नहीं संभालूंगा तो उसके पास दूसरे कॉम्पिटिटर बर्जर पेंट का कंपटीशन है, तो क्या करेगा, वर्जन पेंट वहां पे उसका मार्केट शेयर ले सकता है, या फिर अगर उसका पेंट नहीं बिका कि दूसरा पेंट बिक सकता है। तो उसको संभालने के लिए एशियन पेंट ने इस तरीके के स्टेप्स लिए और अपने डीलर्स का मुश्किल समय में हाथ बांध के रखा कि भाई तुम इसका अभी क्या हुआ, इसके एशियन पेंट को ये पता चल गया क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, या फिर उसके दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स का सामान है वो नहीं बेचने वाले, इनका ही सामान ज्यादा बिकने वाला है। ठीक है, तो ये होता है एंटी फ्रेजिलिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन फ्रेजिलिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रेजाइल नहीं है, अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स वो अगर आसानी से नहीं टूटेंगे तो एशियन पेंट भी आसानी से नहीं डिस्ट्रॉय या फिर नहीं टूटने वाला। तो ये एक मैं आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब सेकेंड जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, हैविंग अ सरप्लस कैपेसिटी फॉर मीटिंग एनी अनफोर्सिन इवेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई वन कैन नॉट प्रिडिक्ट, मैंने लिखा हुआ है कि वन कैन नॉट प्रिडिक्ट how the economy or its constituents would behave or when any geopolitical trouble would crop up anywhere in the world which would be put global financial systems at risk। देखिए कभी भी जैसे ये कोविड आया या फिर कोई भी दूसरा ऐसा कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ गई पूरे वर्ल्ड में, कहीं से पनप गया, तो किसी को नहीं पता। बट अगर उसमें उस कंपनी में अगर सरप्लस कैपेसिटी है या फिर सरप्लस उसमें पैसा है या फिर उसमें ऐसी क्षमता है कि वो ऐसे अनफोर्सिन इवेंट्स, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स को एंटी फ्रेजाइल तरीके से उसको टैकल कर सके, तो वही बिजनेस आगे जाके ग्रो करेगा और वही बिजनेस आगे जाके बिजनेस का लीडर भी बनता है। तो अभी मैं इसका आपके सामने एग्जांपल पेश करूंगा कि इसमें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मैंने एग्जांपल लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आपको एज अ इन्वेस्टर आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी कंपनी अगर अनसर्टन को पक्का मतलब विथस्टैंड कर ली थी, मतलब इसका हिंदी में अगर मैं मीनिंग बताना चाहूँ कि अगर वो अनसर्टेन इवेंट्स को टैकल कर लेती है, उस अनसर्टेन इवेंट के सामने खड़ी हो जाती है स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो उसका वो एक बड़ी लीडर बनती है इंडस्ट्री की। अब इसका मैं बताऊं एग्जांपल, तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में क्या है कि ऐसे कोविड की वजह से फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके बैंक्स आ गए, एनबीएफसीज आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आ गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आ गए। तो ये सेक्टर में सबसे ज्यादा मार पड़ी है, क्योंकि अगर आपका धंधा ही नहीं चलेगा तो आपका ये जो बैंक से, एनबीएफसी से जो इंडस्ट्रीज ने या फिर छोटे जो इंडस्ट्रीज जो उन्होंने पैसे लेके रखे, उधार लेके रखे, तो इनको वापस नहीं मिलेगा। या फिर अगर वो डिफॉल्ट हो गए, तो अगर वो दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो इनको ये पैसा तो मिलने नहीं वाला। तो सबसे जो वल्नरेबल सेक्टर है इस कोविड या फिर लॉकडाउन आप बोले इस अभी इकोनॉमी की बदतर हालत में, उसमें बैंक्स और एनबीएफसी सबसे ज्यादा हिट करने वाले हैं। अब इसमें चैलेंज आता है कौन यहाँ पे खड़ा रहेगा इस इंडस्ट्री में। खड़ा वही रह सकता है जो कि वेल कैपिटलाइज्ड हो, मतलब जिसके पास पैसे की कमी नहीं हो। पैसे की कमी से मतलब मेरा है कि उनके पास डिपॉजिट्स अच्छे हों, उनके पास करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स का अच्छा खासा पैसा हो, जिससे उनको कोई दिक्कत आगे जाके नहीं आएगी। उसके बाद आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कौन ऐसे कंपनीज है इंडिया में जो कि इस चीज को खड़े रह सकते हैं और उनमें क्षमता है। अगर बैंक्स की बात करो तो एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, एनबीएफसी में बात करो तो आप बजाज फाइनेंस। ऐसी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि इनके पास कैपिटल बहुत अच्छे मात्रा में है। और इनकी सबसे बड़ी और एक एडवांटेज मैं बताना चाहता हूँ कि ये एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, ये टॉप क्लास ए रेटेड कंपनीज हैं। तो ये आज अगर मार्केट में अगर ये पैसा रेस करने जाएंगे तो इन लोग मोस्टली कमर्शियल पेपर से पैसा उठाते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर से अगर ये पैसा उठाते हैं तो इनको आज की डेट में 4.5 से 5% के बीच में इनको पैसा रेस करने को मिलता है। और यही पैसा अगर वो मार्केट में करीब करीब 9 से 10% में भी अगर पैसा देते हैं सामने उधार, तो उनको सीधा सीधा 4 से 5% का फायदा हो रहा है। बट इनको ये क्यों 4.5-5% में मिलता है? क्योंकि दे आर वेल कैपिटलाइज्ड, दे आर ए रेटेड कंपनीज इन देयर ओन इंडस्ट्री, वो टॉप क्लास में आते हैं। ठीक है,
अब दूसरे जो 3-4 नंबर पे जो कंपनीज है उनको इतने सस्ते रेट में पैसा नहीं मिलेगा। जो एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एनबीएफसी में एचडीएफसी लिमिटेड है, बजाज फाइनेंस है, ऐसे कंपनी जो टॉप रेटेड होती है या फिर जो वेल कैपिटलाइज्ड कंपनीज होते हैं उनको सस्ते दामों में पैसा मार्केट से मिलता है और वही पैसा वो मार्केट में सामने उधार भी देते हैं महंगे रेट पे। तो उनके पास जो स्प्रेड जो होता है, वो जो लेंडिंग का जो आप बोलते हो नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम जो बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है इन कंपनीज के पास जो बड़े कंपनीज होते हैं। अब इनमें सबसे बड़ी क्या बात होती है कि ग्रेट इनमें वो क्षमता होती है। मतलब ये अब क्षमता क्यों होती है, अब ये जो क्राइसिस है इस क्राइसिस को वो किस तरीके से हैंडल करते हैं और क्यों हैंडल कर पाए। फर्स्ट रीजन ये है कि उन्होंने जब पहले लोन्स दिए थे, मतलब जब अच्छा समय चल रहा था इकोनॉमी का या फिर इंडस्ट्री का, उसमें उन्होंने ऐसे लोगों को लोन्स दिए थे जहां पे उनको पता है कि हमारा लोन आना पक्का है, या फिर उन्होंने ऐसे कस्टमर्स को लोन दिए थे जो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उनको पता है क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। तो उन्होंने प्रूडेंस, मतलब जो उसको बोलते हैं एकदम ध्यान से, एकदम अपने एकदम पूरे फोकस से उन्होंने अपने इंडस्ट्री अपने बिजनेस को संभाला। तो उनको पता है अगर कुछ दिक्कत आएगी फ्यूचर में तो वही लोग डिफॉल्ट करेंगे जिसमें वो क्षमता नहीं है पैसा पे करने की। तो उन्होंने उन्हीं लोगों को पैसा दिया जिसमें वो क्षमता है। तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी लोग होने के बावजूद उनको वो पैसे मिले और उनको जब दिक्कत आती है इंडस्ट्री में तो उनको वही पैसा वापस जल्दी भी मिल जाता है, वो डिफॉल्ट नहीं करते हैं। तो ग्रेटर प्रूडेंस इन वाइल गिविंग द लोन्स, ये आपको मैंने बता दिया, इंग्लिश में बता दिया क्या इसका मीनिंग है। अब दूसरा जो रीजन है क्यों ये प्रॉब्लम को फेस कर पाए, डीपर कैपिटल कुशन, मतलब इनके पास बहुत ज्यादा पैसे का कुशन रहता है, मतलब बैलेंस शीट में इनके पास अच्छा खासा कैश रिजर्व रहता है, इसलिए वो अपने कैपिटल के भरोसे वो सामने वो पैसा दे पाते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इनके पास अगर अच्छा खासा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का अगर रेशो होता है, जैसे आप एचडीएफसी बैंक का देखिए 45 to 50% इनका कासा का रेशो है और कोटक महिंद्रा बैंक का 50 to 55% का कासा रेशो है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक का ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट अपना जो कासा रेशो है वो मेंटेन करते हैं, जिससे जिसके लिए वो आगे सामने लोन दे पाते हैं अच्छे रेट्स पे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूंगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल शो किया है आपको। ये वाला जो टेबल है इसमें मैंने एचडीएफसी के बारे में बताया है और इसमें मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया है। तो एचडीएफसी क्या हुआ था, 1990s में एक क्राइसिस हुआ था, एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था। तो उसमें जो एचडीएफसी था उस क्राइसिस से उभर कर आया था, वो लीडर बना, क्योंकि 1990 में जो एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था उसमें 80% जो एनबीएफसी थे वो बैंकरप्ट हो गए थे, बिल्कुल उनके पास बिजनेस में खड़े रहने की क्षमता ही नहीं थी। अब वहां पे एचडीएफसी ने अपना रुतबा दिखाया, अपना लीडरशिप दिखाया और उस क्राइसिस से वो बाहर आया। देखिए 1999 में देखिए यहाँ पे 96 में देखिए 27% लोन ग्रोथ, यहाँ पे 20%, 22%, 18% लोन ग्रोथ। तो देखिए इनका जो लोन ग्रोथ था कंटिन्यू बढ़ रहा था इवन दो देयर वाज क्राइसिस सिचुएशन। तो ये कौन कर सकता है, वही कर सकता है जो उस इंडस्ट्री का लीडर हो, वेल कैपिटलाइज्ड हो, उसने अच्छे लोगों को लोन देकर रखा है, उन्होंने कोई अपने मतलब गलत चीजें नहीं की अपना लोन देने के टाइम में कि भाई लोन बांटना है तो बांट दो, नहीं, वो ऐसी कंपनीज हैं जो अपने विद प्रूडेंस उन्होंने अपने लोन को बांटा। अब मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा फाइनेंशियल क्राइसिस, तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें एचडीएफसी बैंक लीडर साबित हुआ था। किस क्षेत्र में, कार लोन में और क्रेडिट कार्ड लोन्स में। क्रेडिट कार्ड में, और उस जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके पहले अपन हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज थे, बहुत बाहर के कुछ कंपनीज थे और दूसरे भी बैंक्स थे जो क्रेडिट कार्ड, कार लोन इस धड़ल्ले से बांट रहे थे। बट 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया उस टाइम पे सारे के सारे जितने बैंक्स थे, जितने फॉरेन बैंक्स थे, सारे के सारे बिजनेस डूब गए या फिर वो ये कंट्री मतलब ये इंडिया का बिजनेस छोड़ के चले गए। बट उस केस में जहाँ पे क्राइसिस था वहाँ पे एचडीएफसी बैंक एक लीडर बन के सामने आया, एक वहाँ पे मतलब सर्वाइवर आप बोल सकते हो, सर्वाइवर बन के सामने आया। और उसका देखिए आप ग्रॉस एनपीए देखिए उस टाइम पे 1.4% था, 2% था, 1.45%, 1.4%, बहुत कम एनपीए था इनका। तो ऐसे होते हैं लीडर्स जो कि मुश्किल समय में भी, एनबीएफसी क्राइसिस में एचडीएफसी सामने आया, 2008-9 के क्राइसिस में एचडीएफसी बैंक सामने आया और उन्हें अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाया इंडस्ट्री के सामने कि हम हैं। और आज भी देखिए, आज भी इतने साल हो गए उनमें
कोई दिक्कत आई नहीं है। और ये जो कोविड क्राइसिस आएगा आगे जाके, इसमें भी यही बैंक जाएंगे जो लीडर्स हैं, एनबीएफसीज हैं, यही आगे जाके लीडर साबित होंगे और परफॉर्म करेंगे आगे अच्छा। तो ये मैंने आपके साथ दो ऐसे कुछ एंटी फ्रेजाइल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की कि कौन से कंपनीज होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मुश्किल सिचुएशंस में भी उभर कर सामने आती है। तो और मेरे पास दो पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, बट मैं आपके साथ ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप अगर वीडियो पसंद करेंगे तभी मैं आगे जाके और वीडियोज़ बनाऊंगा। आपके कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए वीडियो की एंड करता हूं और आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके और कुछ इससे एग्जांपल्स दूंगा, जिसमें और आपके एंटी फ्रेजिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि कैसे आप पोर्टफोलियो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए चूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।